Hello students, today I am going to start electrostat. It is the first chapter of 12th. तो शुरू करते हैं चार्ज से। चार्ज एक्चुअली होता क्या है, आप लोग पढ़ चुके हैं। चार्ज जो है इलेक्ट्रॉन पे होता है, प्रोटॉन पे होता है, लेकिन वो होता क्या है, इसको कैसे हम डिफाइन कर सकते हैं। तो एक टर्म है इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड। जैसे हम एक मैग्नेट को हम दूसरे मैग्नेट के पास लाते हैं, एक मैग्नेट के पास हम दूसरे मैग्नेट को लाते हैं, तब होता है या तो रिपल्सन होगा या तो अट्रैक्शन होगा, है ना। तो यह जो मैग्नेट दूसरे मैग्नेट के पास आने पे अट्रैक्शन या रिपल्सन शो करता है, तो इसको हम कहते हैं मैग्नेटिक इफेक्ट। तो इस मैग्नेट में कुछ ना कुछ गुण है जो मैग्नेटिक इफेक्ट शो कर रहा है। उसी प्रकार से जब दो चार्ज को हम पास में लाते हैं, तो या तो ये अट्रैक्ट करेगा या तो ये रिपल करेगा। जब दोनों समान चार्ज होगा, दोनों निगेटिव या दोनों पॉजिटिव, तो ये अट्रैक्ट करता है। जब दोनों निगेटिव होगा तो रिपेल करेगा, और जब एक निगेटिव एक पॉजिटिव होगा तो अट्रैक्ट करेगा, या दोनों पॉजिटिव होगा तो रिपेल करेगा। लेकिन ये चार्ज है क्या? तो यह जो अट्रैक्शन और रिपल्सन वाली जो प्रॉपर्टी है, उसको हम कहते हैं इलेक्ट्रिक प्रॉपर्टी, है ना। ये इलेक्ट्रिक से रिलेटेड है। और यहाँ पे जो मैग्नेट आपस में रिपेल कर रहे हैं या अट्रैक्ट कर रहे हैं, इसे हम कहेंगे मैग्नेटिक प्रॉपर्टी। तो जो चार्ज है वो दोनों प्रॉपर्टी को शो करता है। एक इलेक्ट्रिक प्रॉपर्टी, आगे हम चल के विशेष इसको विस्तार से, अभी मैं थोड़ा बहुत मैं बताया समझाने के लिए। तो ये प्रॉपर्टी है किसी पार्टिकल का। चार्ज जो है किसी पार्टिकल का प्रॉपर्टी है। कैसा प्रॉपर्टी है? तो यह इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करता है या मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है, मतलब इलेक्ट्रिक इफेक्ट शो करता है या मैग्नेटिक इफेक्ट शो करता है। चलिए, तो द प्रॉपर्टी ऑफ पार्टिकल ड्यू टू विच इट शो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक इफेक्ट, ठीक है। इसी को हम कहते हैं चार्ज। प्रॉपर्टी है किसी पार्टिकल का। अब चार्ज होते हैं कितने प्रकार के? तो चार्ज जो है दो प्रकार के होते हैं, तीन भी हम कहते हैं कभी कभी। जैसे पहले देख लीजिए, चलो पहले हम कर लें पॉजिटिव चार्ज, दूसरा है निगेटिव चार्ज, तीसरा को हम शो नहीं करते हैं। एक्चुअली वो चार्ज के काउंट में नहीं आता है, जो किसी पार्टिकल पे चार्ज है ही नहीं, लेकिन इसको हम न्यूट्रल कह सकते हैं, न्यूट्रल। तो बेसिकली वो चार्ज जो है वो दो ही प्रकार का है, नेगेटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज। अब जो चार्ज इलेक्ट्रॉन पे होता है, जो चार्ज इलेक्ट्रॉन पे होता है उसको हम कहते हैं निगेटिव चार्ज, और जो चार्ज प्रोटॉन पे होता है उसको हम कहते हैं पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। अब किसी भी पार्टिकल पे जो चार्ज है, वह उसका रिस्पॉन्सिबल जो फैक्टर है वह है इलेक्ट्रॉन। तो यहां पे नेगेटिव चार्ज किसको कहते हैं? तो चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन is called negative charge, and पॉजिटिव चार्ज किसको कहते हैं? तो चार्ज ऑन प्रोटॉन is called पॉजिटिव चार्ज। ये चीज तो समझ में आ गई कि चार्ज नेगेटिव होता है, पॉजिटिव होता है। अभी हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रोस्टैट। इलेक्ट्रो और स्टैट ये दो वर्ड से मिलके बना है। इलेक्ट्रो का रिलेशन है चार्ज से, और स्टैट का रिलेशन है रेस्ट से। तो इस चैप्टर में हम चार्ज पढ़ेंगे, और वो क्या पढ़ेंगे, हम रेस्ट में पढ़ेंगे, ठीक है। ऐसे
हम इलेक्ट्रोस्टैट या इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, इलेक्ट्रो मतलब चार्ज और स्टैटिक्स मतलब रेस्ट में, ऐसे हम चार्ज हम मोशन में भी पढ़ेंगे तो उसको हम कहेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स मतलब रेस्ट वाली, और इलेक्ट्रोडायनेमिक्स, डायनेमिक्स का रिलेशन है मोशन से, इलेक्ट्रोडायनेमिक्स मतलब चार्ज मोशन में है। तो यहाँ पे एक हो गया इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, दूसरा हो गया इलेक्ट्रोडायनेमिक्स। अब वो उसका दूसरा पार्ट है जब चार्ज मोशन में होगा। जैसे करंट, करंट में क्या होता है, चार्ज मोशन में होता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम इलेक्ट्रोडायनेमिक्स में पढ़ेंगे। अभी हम पढ़ने जा रहे हैं इलेक्ट्रोस्टैट मतलब चार्ज, और वो किस चीज में है, रेस्ट में है, तब हम उसे कहेंगे इलेक्ट्रोस्टैट। अब है कि चार्ज का यूनिट क्या है। यूनिट ऑफ चार्ज, तो सबसे पहली बात कि चार्ज का एसआई यूनिट जो है वो है कूलाम्ब, ठीक है जी। इसको एब्रिविएट करते हैं सी से। अब सीजीएस यूनिट ऑफ चार्ज क्या है? सीजीएस यूनिट ऑफ चार्ज हम कहते हैं ESU। इसका फुल फॉर्म क्या हुआ, इलेक्ट्रोस्टैट यूनिट। दूसरा क्या है, दूसरा है इसी को बोलते हैं स्टैट कूलाम्ब, और एक और यूनिट है सीजीएस यूनिट फ्रैंकलिन। यह ESU ऑफ चार्ज, स्टैट कूलाम्ब और फ्रैंकलिन वह सीजीएस यूनिट है चार्ज का। अब एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, हम इलेक्ट्रोडायनेमिक्स है मतलब जब चार्ज मोशन में होगा और उसके कारण जब मैग्नेटिक इफेक्ट होगा तो वहां पे हम एक और यूनिट पाते हैं EMU ऑफ चार्ज। और EMU मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट। ऑफ चार्ज, इसको हम EMU कहते हैं और इसको हम AB कूलाम्ब भी कहते हैं। EMU को AB कूलाम्ब भी हम कहते हैं। अब एक लास्ट यूनिट है और वो सबसे बिगेस्ट यूनिट है, वह है आपको फैराडे। ठीक है, तो इतने यूनिट है चार्ज के। मोस्टली हम एसआई यूनिट यूज करते हैं मतलब कूलाम्ब यूज करते हैं। सीजीएस का भी कहीं कहीं यूज है। तो हम पढ़ेंगे अब सभी के बारे में रिलेशन कि चार्ज के जो एसआई यूनिट है और सीजीएस यूनिट है और एबी कूलाम्ब है तो उसमें क्या रिलेशन है। तो 1 कूलाम्ब इजकल टू होता है 3 × 10⁹ ESU कहें, स्टैट कूलाम्ब कहें या फ्रैंकलिन कहें, ठीक है। उसी प्रकार से अब 10 कूलाम्ब इजकल टू होता है 1 AB कूलाम्ब। ये इसको ESU कहें, फिर स्टैट कूलाम्ब कहें या फ्रैंकलिन कहें, ठीक है। इसको नोट करते जाइएगा। अब है आपका फैराडे, है ना। तो 1 फैराडे इजकल टू होता है 96500 कूलाम्ब। ये सबसे लार्ज यूनिट है, बिगेस्ट यूनिट ऑफ द चार्ज। तो ये रहा रिलेशन, है ना, रिलेशन बिटवीन डिफरेंट यूनिट्स ऑफ द चार्ज। आप वीडियो को पॉज करके और लिखते जाइएगा।
कि किसी भी पार्टिकल पे चार्ज डेवलप कैसे होता है। अब चार्ज डेवलप कैसे होता है, तो सबसे पहली बात, चार्ज किसी पार्टिकल पे कैसे डेवलप होता है इसको समझने के लिए थोड़ी सी हम एक टॉपिक समझें। अभी तक जो हम समझते थे, और ऐसा नहीं होता है कि बहुत सारे इलेक्ट्रॉन को हम एक जगह जमा कर दें तो निगेटिव चार्ज हो जाएगा, और बहुत सारे प्रोटॉन को एक जगह जमा कर दें तो उस पर निगेटिव पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा। ये कंसेप्ट गलत है। जैसे हम इलेक्ट्रॉन को हम एक जगह जमा कर ही नहीं सकते। दो इलेक्ट्रॉन जो है वह आपस में रिपेल करता है, तो कैसे कलेक्ट कर सकते हैं एक साथ। तो यहाँ पे सबसे पहली बात कि जब किसी भी बॉडी हो या पार्टिकल हो, जैसे हम एक स्मॉल पार्टिकल भी लेते हैं तो वो बहुत सारे मॉलिक्यूल्स से बना हुआ है, और मॉलिक्यूल्स में इलेक्ट्रॉन भी होते हैं, प्रोटॉन भी होते हैं, है ना। तो जब किसी भी मॉलिक्यूल में हम पढ़े हैं कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन इक्वल होगा तो न्यूट्रल होगा, तो ये मॉलिक्यूल तक ही सीमित नहीं है। जब किसी भी पार्टिकल में इलेक्ट्रॉन की संख्या प्रोटॉन की संख्या इक्वल होगी तब वह क्या होगा, न्यूट्रल होगा। तो Ne मतलब हम समझे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, और Np मतलब समझे नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। ठीक है, जब Ne और Np इक्वल होगा तब वह पार्टिकल क्या होगा, न्यूट्रल होगा। जब Ne इज ग्रेटर देन Np होगा तब ये इलेक्ट्रॉन की संख्या ज्यादा है तो यह निगेटिव चार्ज होगा। अब Ne इज लेस देन Np होगा तभी क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा। ठीक है, किसी भी पार्टिकल में बहुत सारे एटम है ना। अब इसको हम समझते हैं इस चीज से। तो मान लिया कोई पार्टिकल है जी, या कोई बॉडी है, ऑब्जेक्ट है, इसमें ये अभी न्यूट्रल है, इस पर कोई चार्ज नहीं है। मतलब क्या हुआ, जितना इसमें इलेक्ट्रॉन है उतना ही प्रोटॉन है इसमें। अब क्या करें हम, इसमें से इलेक्ट्रॉन को हम निकाल दें, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन को निकालें, इलेक्ट्रॉन निकालें। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन निकालेंगे और निकालेंगे और निकालेंगे तो इलेक्ट्रॉन की संख्या कम हो जाएगी। जैसे मान लिया जाए, ऐसे समझिए 10 इलेक्ट्रॉन है और 10 प्रोटॉन है। ठीक है, अब इलेक्ट्रॉन की हम निकाल दें बाहर, इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल दें। एक इलेक्ट्रॉन को मान लिया निकालें तो इलेक्ट्रॉन 9 हो गया, प्रोटॉन 10 ही बचा। 10 प्रोटॉन तो हम निकाले नहीं है। अब तो यहां इलेक्ट्रॉन की संख्या कम हो गई, इलेक्ट्रॉन कम है, 9 है और प्रोटॉन 10 है। तब इस पे कौन सा चार्ज डेवलप होगा, जब इलेक्ट्रॉन की संख्या कम होगी, प्रोटॉन की संख्या ज्यादा होगी, तो इस पर पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो जाएगा। तो जब किसी भी पार्टिकल या बॉडी से हम इलेक्ट्रॉन निकालते हैं तब उस पर पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो जाता है। अब हम इलेक्ट्रॉन ही क्यों निकालें, प्रोटॉन क्यों नहीं निकालें, एक बड़ा सवाल है। तो सबसे पहली बात कि इलेक्ट्रॉन को निकालना किसी भी एटम से आसान है। प्रोटॉन न्यूक्लियस में होता है, इलेक्ट्रॉन इसके चारों ओर चक्कर काटते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रॉन को निकालना आसान है, और निकालने की जो प्रक्रिया है वो तो अलग कंसेप्ट है। मतलब जो हम इलेक्ट्रॉन को हम निकाल रहे हैं इसको निकालना आसान है, इसको निकालना आसान नहीं है, ये बीच में है ना। तो जो भी पार्टिकल पे जो चार्ज डेवलप होता है वह केवल और केवल इलेक्ट्रॉनों के ट्रांसफर के कारण होता है। उसका जो रिस्पॉन्सिबल फैक्टर है वह इलेक्ट्रॉन है, ना कि प्रोटॉन है। अब इस पार्टिकल में देखिए कि इलेक्ट्रॉन भी है, प्रोटॉन भी है। ऐसा नहीं है सिर्फ इलेक्ट्रॉन है,
इलेक्ट्रॉन भी है, प्रोटॉन भी है। अब इस पार्टिकल से एक इलेक्ट्रॉन निकाल दें तो इस पे पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो जाएगा, इस पे पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि इसके न्यूक्लियस में जितने भी प्रोटॉन है उसकी संख्या बढ़ गई। मान लिया जाए कि 10 प्रोटॉन है, 10 इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिए तो 9 इलेक्ट्रॉन बचा, 10 प्रोटॉन हो गया, तो प्रोटॉन की संख्या यहाँ पे ज्यादा है, इसलिए पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो जाएगा, ठीक है। इस प्रकार से जब हम किसी भी पार्टिकल से इलेक्ट्रॉन निकालते हैं तब उस पर पॉजिटिव चार्ज डेवलप होता है। अब देखिए, मान लिया जाए कि 10 इलेक्ट्रॉन और 10 प्रोटॉन है। अब बाहर से हम एक इलेक्ट्रॉन डाल दिए, तब इलेक्ट्रॉन की संख्या 11 हो गई। तब किसकी संख्या ज्यादा है? इलेक्ट्रॉनों की, तो इस पे क्या हो जाएगा? नेगेटिव चार्ज। तो इसका मतलब कि बाहर से अगर हम इलेक्ट्रॉन को हम डाल देते हैं, बाहर से इलेक्ट्रॉन हम डाल दिए किसी भी पार्टिकल में, तो उस पर कौन सा चार्ज डेवलप होता है? नेगेटिव चार्ज डेवलप हो जाता है। तो इस चीज को समझिए कि जब इलेक्ट्रॉन को निकालते हैं किसी पार्टिकल या बॉडी से तो उस पर पॉजिटिव चार्ज डेवलप होता है, और जब बाहर से हम डाल देते हैं तब उस पर नेगेटिव चार्ज डेवलप होता है। ये तो डेवलप होने की बात हुई। अब कितना डेवलप होगा? मान लिया जाए कि हम बॉडी से चार्ज किसी भी बॉडी या पार्टिकल से इलेक्ट्रॉन निकाले तो पॉजिटिव चार्ज डेवलप हुई, और डाले तो नेगेटिव। तक कितना? तो जब एक इलेक्ट्रॉन हम निकालेंगे, एक इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो इतना चार्ज डेवलप होगा पॉजिटिव में। जब 2 इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो 2 इंटू इतना, 3 इंटू निकालेंगे तो 3 इंटू इतना। उसी प्रकार से जितना इलेक्ट्रॉन हम निकालेंगे उतना ही पॉजिटिव चार्ज इसके मल्टीपल में ये होगा, और इसको हम कहते हैं ये है इंटीजर। तो यह जो इतना आया ये क्या हो गया? इंटीजर से मल्टीप्लाई है, तो इसको हम कहेंगे इंटीग्रल मल्टीपल। ठीक है, इंटीजर से मल्टीप्लाई हो रहा है इसलिए हम इसको इंटीग्रल मल्टीपल कहते हैं। अब किसी भी पार्टिकल पे जो चार्ज है वो एक इंटीग्रल मल्टीपल होता है। अगर इलेक्ट्रॉन हम निकालते हैं तब पॉजिटिव चार्ज, अगर इलेक्ट्रॉन हम डाल देते हैं तब उस पर नेगेटिव चार्ज डेवलप होता है। और कितना होता है? जब एक इलेक्ट्रॉन निकालें तो दिस बस पॉजिटिव चार्ज, अगर 2 तो 2 से गुना, 3 तो 3 से गुना, है ना, 4 तो 4 से गुना, तो मल्टीप्लाई करते जाइए, है ना। अगर हम 10 इलेक्ट्रॉन निकाल दिए किसी पार्टिकल से तो 10 इंटू इतना पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो जाएगा। अगर हम 10 इलेक्ट्रॉन डाल दिए बाहर से तो 10 इंटू इतना नेगेटिव चार्ज डेवलप हो जाएगा। क्लियर है? अब ये है इंटीजर, ये है चार्ज एक इलेक्ट्रॉन निकालने पे, तो यहां पे इसको हम कहेंगे इंटीग्रल मल्टीपल, लिख दिए हैं। तो किसी भी पार्टिकल पे जो चार्ज है वह इतने के इंटीग्रल मल्टीपल होता है। अब कहें कि हम हाफ इंटू इतना लिखें तो क्या ये चार्ज होगा? नहीं होगा, क्योंकि आधा इलेक्ट्रॉन नहीं होता है, आधा प्रोटॉन नहीं होता है। अब यहाँ पे 3/2 करें, मतलब 3 हाफ, इतना इलेक्ट्रॉन नहीं होता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का डिवीजन अभी नहीं हुआ है। आने वाला किसी समय में आप लोग कीजिएगा इसका डिवीजन, तो हो सकता है पढ़े कि फ्रैक्शनल मल्टीपल भी होता है इसका। और ये चार्ज जो है इसको हम कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक चार्ज। ठीक है, इस चार्ज को हम कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक चार्ज। तो किसी भी ऑब्जेक्ट पे या पार्टिकल पे जो चार्ज है वह इंटीग्रल मल्टीपल होता है किसके? इलेक्ट्रॉनिक चार्ज के। ठीक है, अब इंटीजर जो है प्लस में भी होगा और माइनस में भी होगा। तो इलेक्ट्रॉनिक चार्ज ये इतना है, इलेक्ट्रॉनिक चार्ज मतलब इतना, ये। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉनिक चार्ज जो है, बेसिक इलेक्ट्रॉनिक चार्ज ये है। तो यहां E के बराबर होता है ये, E मतलब इलेक्ट्रॉन नहीं, इलेक्ट्रॉनिक चार्ज। तो कहने का मतलब ये है कि किसी भी पार्टिकल पे जो चार्ज होगा वह 1.6 × 10⁻⁻⁹ कूलम होगा,
प्लस में या माइनस में। अगर एक इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो प्लस में, डालेंगे तो माइनस में। दो इलेक्ट्रॉन निकालेंगे या डालेंगे तो प्लस माइनस इतना होगा, ठीक है। उसी प्रकार से 3 इलेक्ट्रॉन निकालने पे इतना। उसी प्रकार से मान लिया जाए कि n इलेक्ट्रॉन हम निकाले, तब n इंटू इतना प्लस में पॉजिटिव चार्ज होगा, ठीक है। अब यहां पे n का वैल्यू 1 रखिए तो 1 इलेक्ट्रॉन निकाले या डाले। उसी प्रकार से n का वैल्यू 2, 3, 4, 5। n कहा, ये क्या है, इंटीजर है, n इक्वल टू इंटीजर। अब इसी चीज को हम कहते हैं क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। मतलब कि किसी भी पार्टिकल या ऑब्जेक्ट पे जो चार्ज है वह इंटीग्रल मल्टीपल होता है इस चार्ज, और इसी को क्या कहते हैं, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज ये बताता है कि किसी पार्टिकल या ऑब्जेक्ट पे जो चार्ज है वह इंटीग्रल मल्टीपल इसके होता है, फ्रैक्शनल मल्टीपल नहीं होता है, ठीक है। अब इसका मीनिंग क्या है, इससे क्या क्या हम सॉल्व कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम लिखें क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। तो चार्ज ऑन एनी बॉडी और पार्टिकल is integral multiple of ये चार्ज लिख दें 1.6 इंटू 10 का पावर -19। मतलब अगर निकालेंगे तो प्लस में आएगा, अगर इलेक्ट्रॉन हम डालते हैं पार्टिकल या बॉडी में तो माइनस में आएगा, ठीक है। और इसी को हम इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ इलेक्ट्रॉन, ए प्रोटॉन पे चार्ज होता है या इलेक्ट्रॉन का चार्ज कहें, इलेक्ट्रॉन के चार्ज मतलब माइनस में, प्रोटॉन का चार्ज मतलब प्लस में। तो कहीं कहीं ये होगा कि चार्ज ऑन एनी बॉडी या पार्टिकल इज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन, ऐसे लिखते हैं, ठीक है। या ऐसे भी लिख दीजिए चार्ज ऑन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन, ठीक है। मतलब सपोज कर लीजिए Q be the charge on any body or particle, then Q कितना हो जाएगा जी, प्लस माइनस n, n क्या है, इंटीजर, और इसको हम लिख दे 1.6 इंटू 10 का पावर -19, ठीक है। क्लियर है, इतना कूलम। लेकिन इसको हम इतना न लिख के ई लिख देते हैं, ई मतलब वही इलेक्ट्रॉनिक चार्ज, और इसका वैल्यू कितना होता है 1.6 इंटू 10 का पावर -19 कूलम, ठीक है। तो यहां Q इक्वल टू प्लस माइनस एन ई होगा। n क्या है, n है इंटीजर, मतलब n 1 होगा, मतलब 1 इलेक्ट्रॉन निकाला गया है या डाला गया है, n 2 होगा तो निकाला गया है या डाला गया है। अब हम कहें कि किसी भी पार्टिकल पे 1 कूलम चार्ज, 1 कूलम चार्ज, तो इसका मतलब है पॉजिटिव चार्ज है, मतलब पार्टिकल या बॉडी से वो इलेक्ट्रॉन निकाला गया है। तो कितना इलेक्ट्रॉन निकाला गया है उसको हम निकाल सकते हैं। अब कैलकुलेट कीजिए, यहां पे चार्ज है 1 कूलम, तो Q इक्वल टू हो गया 1 कूलम। E का वैल्यू आपको पता है 1.6 इंटू 10 का पावर -19 कूलम, तो n आपका कैलकुलेट कर लीजिएगा। तो यहां पे n इक्वल टू हो जाएगा Q बाई E। ये है 1 कूलम और E का वैल्यू 1.6 इंटू 10 का पावर -19 कूलम। तो यहां पे
ये जो वैल्यू आया ये ऊपर जाएगा तो 10 का पावर 19 हो जाएगा बाई 1.6। इसको हम 2 और इधर ले लेते हैं तो 100 बाई या 1 ले लीजिए, 1 ले लीजिए तो 10 हो गया और 1.6 पॉइंट हटाते हैं तो यहाँ 0 आ गया इंटू 10 का पावर 18, एक इधर ले लिए, इतना आएगा। अब उसको हम कैलकुलेट करते हैं 6.25 ऐसे कुछ आएगा। मतलब किसी भी बॉडी या पार्टिकल से इतना इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तब जाकर किसी पार्टिकल पे 1 कूलम्ब चार्ज डेवलप होगा। क्लियर है? अब हम कुछ बातें को सीखते हैं। मान लिया कहा जाए किसी भी ऑब्जेक्ट पे 5 × 10 का पावर -19 कूलम्ब चार्ज है, यह संभव होगा? संभव नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? हम लिखे 2 × 10 का पावर -19 कूलम्ब चार्ज, तो ये सब चार्ज संभव नहीं है, इनवैलिड चार्ज है। ये कैसे संभव है भाई? तो यहाँ पे देख लीजिए सबसे छोटा चार्ज क्या है, जब 1 इलेक्ट्रॉन निकाले मतलब इतना चार्ज। अगर 2 इलेक्ट्रॉन निकालते हैं 3.2 × 10 का पावर -19 कूलम्ब। अब इसके बीच में जो टर्म है ये वाली है, ये चार्ज संभव है? या तो हम 1 इलेक्ट्रॉन निकालेंगे या तो 2 इलेक्ट्रॉन निकालेंगे, तो ये चार्ज संभव नहीं है। यही चार्ज ये दोनों के बीच में 1.6 और 3.2 के बीच में, और यहाँ -19 कूलम्ब यहाँ भी, ठीक है। ये तो समझ में आता है जब छोटे लेवल का है, अगर बड़ा लेवल का कोई सवाल किया जाए तब हमें समझ में नहीं आती है। तो जब हम माइक्रोस्कोपिक या लो लेवल पर हम क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज को फॉलो करते हैं, लेकिन बड़े पैमाने पे उसको हम इग्नोर करते हैं, ठीक है। तो हम जब भी क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज को फॉलो करते हैं तो इस चीज का ध्यान रखते हैं कि यह किसी भी चार्ज जो पार्टिकल पे हम लिख रहे हैं वह इसका इंटीग्रल मल्टीपल होना चाहिए। अगर इंटीग्रल मल्टीपल नहीं होगा, जैसे ये दोनों इंटीग्रल मल्टीपल नहीं है, अब हम कैसे समझेंगे? तो यहाँ पे हम Q/E निकालेंगे हम। अगर यहाँ पे n क्या है? इंटीजर है। Q/E अगर इंटीजर नहीं आता है तो n इंटीजर है और एक Q/E इंटीजर नहीं आ रहा है, तो इसका मतलब जो चार्ज है वो वैलिड नहीं होगा। अब इसको हम कैलकुलेट करके देख सकते हैं n निकाल के। यहाँ है Q कितना है? 2 × 10 का पावर -19 कूलम्ब, और इससे हम डिवाइड करें तो ये देख लीजिए 2/1.6 ये फ्रैक्शन में आ जाएगा। तो इसका मतलब जो ये चार्ज है वो वैलिड नहीं होगा। उसी प्रकार से इसको करके देख सकते हैं। तो अब बहुत सारे उदाहरण है उसको आप कर सकते हैं और देख सकते हैं, लेकिन ये लोअर पैमाने पे इस चीज को ध्यान देते हैं। लेकिन जब हम वाइड रेंज में हम लिखते हैं, बड़े बड़े चार्ज को लिखते हैं, तो इस चीज को हम इग्नोर करते हैं। यह कोई जरूरी नहीं है कि हम जो लिख रहे हैं आगे चल के बड़े बड़े जो चार्ज है वह इस चीज को हम ध्यान रखें। तो वहां पे क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज को हम क्या करते हैं? इग्नोर करते हैं। क्लियर है? तो इसको देखिए, हाँ बच्चों, तो अभी हम पढ़ रहे थे क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। अब जैसे हम किसी भी पार्टिकल पे जो चार्ज डेवलप होता है, जैसे पॉजिटिव चार्ज है, तो इसका मतलब इससे इलेक्ट्रॉन निकाला गया है, और हम जानते हैं इलेक्ट्रॉन में कुछ ना कुछ मास होता है। तो जब इलेक्ट्रॉन हम निकाल रहे हैं तो उसका मास क्या होगा? इस ऑब्जेक्ट का मास क्या होगा? डिक्रीज होगा या सेम रहेगा या बढ़ेगा? तो ऑब्वियसली जब किसी भी पार्टिकल से, किसी भी ऑब्जेक्ट से हम पार्टिकल निकालते जाएं तो उसका मास घटेगा। जैसे बकेट में पानी है, उसमें से ग्लास करके पानी निकालते जाइए तो बकेट का पानी घटेगा। उसी प्रकार से हम इलेक्ट्रॉन निकालते जाते हैं तो उसका मास घटेगा।
तो जब किसी भी पार्टिकल पे पॉजिटिव चार्ज डेवलप होता है तो उसका मास डिमिनिश होता है। उसी प्रकार से इस पे नेगेटिव चार्ज कैसे डेवलप हुआ, तो जाहिर सी बात है कि इसमें हम इलेक्ट्रॉनों को डाले हैं, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन हम डाले हैं। तो पहले जो मास था और अब जो मास है उसमें अंतर है, तो इसका मास क्या होगा, इंक्रीज करेगा। जब पॉजिटिव चार्ज होगा तो डिक्रीज करेगा, और जब नेगेटिव चार्ज होगा तो उसका मास इंक्रीज करेगा। क्लियर है। अब जैसे हम अभी मोशन पढ़ चुके हैं, और मोशन में हम जो पढ़े हैं जैसे 20 मीटर पर सेकंड, अब इसकी तुलना हम लाइट के वेलोसिटी से करें। थ्री 10⁸ मीटर पर सेकंड, तो ये बहुत छोटा है। मतलब मान लिया ये v है, v इज वेरी वेरी लेस देन c, यहां पे ये कह सकते हैं। क्लियर है। और हम आइंस्टीन का जो मास रिलेशन, मास वेलोसिटी रिलेशन को हम पढ़ेंगे, वह क्या होता है, अब यहां पे ये रिलेशन है वेलोसिटी मास रिलेशन आइंस्टीन का। अब इसका मतलब क्या हुआ सब बताओ थोड़ा। चलो देखो, मान लिया कि कोई ऑब्जेक्ट है, रेस्ट में है, उसका मास कितना है, m0 है। अब इस पे हमने फोर्स लगाया F, तो एक्सलेट करेगा, एज वेल एज इसका कुछ वेलोसिटी होगी। मान लिया जाए इसका कुछ ना कुछ वेलोसिटी भी हो गया है ना, इसका वेलोसिटी भी हो गया। तो जब किसी भी ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी बढ़ता है तब उसका मास भी कुछ इंक्रीज होता है। हमने नहीं कहा, आइंस्टीन ने कहा। ठीक है, कि जब किसी भी ऑब्जेक्ट का मास बढ़ता है तो उसका वेलोसिटी बढ़ता है। लेकिन यहां पे जो हम अभी मैकेनिक्स या काइनेमेटिक्स में पढ़े हैं, वह वेलोसिटी लाइट के वेलोसिटी से बहुत कम है। मतलब v इज वेरी लेस देन c है। तो इसलिए ये जो मास है वो बहुत नेग्लिजिबल, बहुत कम मात्रा में इंक्रीज होता है, या ना के बराबर इंक्रीज होता है। इसलिए हम उसको इग्नोर करते हैं। और इस चीज को हम, इस रिलेशन को समझ सकते हैं कि m0 जो है मास है किस, कब, जब ऑब्जेक्ट रेस्ट में था, और जब वह v वेलोसिटी गेन करता है तब उसका मास m हो गया। और m बढ़ा हुआ मास और m0 जो रेस्ट में है, वो इस रिलेशन से हमें पता लगता है। जब वेलोसिटी, यहां पे देखिए, यहां पे अगर v बढ़ेगा तो v² भी बढ़ेगा। ठीक है, v बढ़ेगा तो v² बढ़ेगा। क्लियर है। अब v² बढ़ेगा तो v²/c² भी इंक्रीज होगा। ठीक है, और अगर v² और c² बढ़ेगा तब 1 - v²/c² क्या होगा, डिक्रीज होगा। इसका मतलब डिनोमिनेटर का जो टर्म है वो डिक्रीज हो रहा है ना। तो डिनोमिनेटर अगर किसी भी फ्रैक्शन का डिक्रीज होता है तो जो फ्रैक्शन है वो क्या होता है, m क्या होगा, यहाँ पे इंक्रीज होगा। जब ये डिक्रीज होगा तो m क्या होगा, इंक्रीज होगा। क्लियर है। तो यहाँ पे जब वेलोसिटी इंक्रीज होता है तब किसी भी ऑब्जेक्ट का मास जो है वो इंक्रीज होता है। क्लियर है। तो ये रिलेशन है मास और वेलोसिटी का रिलेशन। अब यहाँ पे चार्ज का क्या मतलब है, तो यहाँ पे मास में चेंज होता है, लेकिन जब किसी भी चार्ज का वेलोसिटी ये हो, बढ़े घटे, तब उसके चार्ज में कोई परिवर्तन नहीं होता है। देयर इज नो एनी ट्रांसफॉर्मेशन या चेंज इन चार्ज इफ चार्ज इज इन मोशन।
जब कोई भी चार्ज मोशन करता है तो मास के जैसा उसका मास इंक्रीज और डिक्रीज नहीं होता, चार्ज जो है वह इंक्रीज डिक्रीज नहीं होता है। लेकिन जब मास इंक्रीज या डिक्रीज करता है उसका वेलोसिटी, तो उसमें चेंज आता है। तो ये है मास और वेलोसिटी रिलेशन समझाने का मतलब। तो यहाँ पे जो निष्कर्ष निकला कि जब भी कोई चार्ज मोशन करता है, चाहे उसका वेलोसिटी कुछ भी हो, तब उसके चार्ज में कोई चेंज नहीं आता है। क्लियर है? अभी हम इस क्वेश्चन को किए कि 1 कूलम चार्ज हम पाने के लिए हमें कितने इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना होगा। तो अभी हम इस क्वेश्चन को कर दिए हैं। इसका एक और तरीका है न्यूटरिटिव मेथड। तो इस क्वेश्चन को हम देखते हैं कि न्यूटरिटिव मेथड से कैसे करेंगे, और दूसरा क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज Q इक्वल टू NE, दोनों तरीके से करके देखेंगे। तो इसमें कह रहा है कि इतना इलेक्ट्रॉन रिमूव किया गया है तो कितना चार्ज डेवलप होगा ऑब्जेक्ट पे। तो 1 इलेक्ट्रॉन रिमूव करते हैं तो 1.6 इंटू 10 का पावर माइनस 19 कूलम चार्ज डेवलप होता है। तो इतने इलेक्ट्रॉन को हम रिमूव करेंगे तो कितना हो जाएगा, इतना इंटू इलेक्ट्रॉनिक चार्ज। अब इसको हम कैलकुलेट करें तो आएगा 1.6 इंटू 10 का पावर, इसका पावर देख लीजिए, ऐड करेंगे तो कितना आएगा -6, इतना कूलम होगा। ये तो हो गया इमिटेटिव मेथड से। अब दूसरा मेथड है आपका जो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज Q इक्वल टू NE। अब N कितना है, कितना रिमूव किया गया है, तो 10 का पावर 13, E मतलब कितना 1.6 इंटू 10 का पावर माइनस 19, इतना कूलम। सेम वही रिजल्ट आएगा, है ना। अब है इतना इलेक्ट्रॉन ऐड किया गया है। तो जब किसी पार्टिकल या ऑब्जेक्ट में ऐड किया जाता है इलेक्ट्रॉन को तो नेगेटिव चार्ज डेवलप होगा। तो यहां पे N जो है कितना है 10 का पावर 19, और यह E का वैल्यू है 1.6 इंटू 10 का पावर माइनस 19 कूलम, और ऐड किया गया है इसलिए नेगेटिव चार्ज होगा। ठीक है, अब इसको हम कैलकुलेट करेंगे तो आएगा 1.6 कूलम, ये तो गया। ठीक है जी, तो इस वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, है ना। थैंक यू।